सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यानी आपके पास क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पे आज हम बात करने जा रहे हैं। एक भी है, आपको स्टडी में बताता हूँ। स्टडी में ये पता चला कि अर्थव्यवस्था में कई वर्ग हैं। सबसे ज़्यादा ऊपर रखता हूँ मैं अपर क्लास, यानी जो बहुत रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका मैं रखता हूँ मॉडरेट क्लास, जिनके पास थोड़े से पैसे कम होते हैं। और थर्ड रखता हूँ वेरी पुअर्स क्लास, जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं। अगर इन तीनों के पास मुद्रा समान दे दी जाए, ठीक है, मुद्रा यानी सप्लाई ऑफ मनी, यानी सबको बराबर मनी दे दी जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो मनी का जो फ्लो होता है इस वर्ग में बहुत धीरे होता है। ये खर्च करने का, इनको खर्च करने के आदी तो होते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये इनके हाथ से पैसे नहीं इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं। दूसरा वर्ग होता है, इनसे मनी तेज भागती है, ये क्या होते हैं, जल्दी जल्दी मनी खर्च करते हैं। और तीसरा वर्ग है, अपने घर ले करके मनी पहुंचा भी नहीं, रास्ते में आधा खर्च हो गया। इस वर्ग की जो खर्च करने की चाल होती है वो सबसे तेज होती है। तो अगर मनी फ्लो, अगर इकोनॉमी में मनी इनको दे दिया जाए तो मनी की स्पीड ज्यादा होगी, यानी थोड़ी मनी आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्राइस राइज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर यही मनी इस वर्ग को दे दिया जाए तो प्राइस राइज की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम इकोनॉमी में देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्निंग पावर की। मैंने एक बात आपसे बोला था कि बैंक क्या करता है कि बैंक सबसे पहले यह देखता है कि रिटर्निंग पावर आपके पास मनी है कि नहीं है, तब लोन देता है। तो ये वर्ग जो है इसके पास रिटर्निंग पावर ज्यादा होती है। कौन सा? एलिट क्लास, अमीर का वर्ग। और ये वर्ग जो होता है इनके पास रिटर्निंग पावर नियर अबाउट नील होती है। भैया पता नहीं दे पाए ना दे पाए। तो बैंक क्या करता है, मनी को इस वर्ग को देना चाहता, सारी की सारी मनी इस वर्ग से वो अपनी दूरी बना के रखता है। जब आप पुअर सेक्शन से, जब आप मिडिल क्लास से पैसा दूर रखोगे और केवल अपर क्लास को दोगे तो डेवलपमेंट किसका होगा? केवल और केवल अपर क्लास का होगा। तो क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कहा, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो लोन ले रहे थे वो अपर क्लास ले रहा था, बिजनेस क्लास ले रहा था। तो जब अपर क्लास सबसे ज्यादा लोन ले रहा था तो ये वर्ग और तेजी से डेवलप होता चला गया और अमीर होता चला गया, और ये दो वर्ग उसी तरह बने रहे। परिणाम स्वरूप अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली गई। अगर हम इन्फ्लेशन का बहाना बनाते हैं, इन्फ्लेशन प्राइस राइज किसने किया? प्राइस राइज किया अपर वर्ग ने, क्योंकि मनी उनके पास ज्यादा थी, और उसका इंपैक्ट क्वांटिटेटिव थ्योरी के अंतर्गत सबको भुगतना पड़ा। गवर्नमेंट ने बैंक रेट बढ़ा दिया। बैंक रेट बढ़ने से क्या हुआ? सबको नुकसान हो गया। तो सरकार ने कहा ये हम एक वर्ग की सजा दूसरे वर्ग को दें। तो उन्होंने क्या किया कि बैंक ने एक दूसरा मेथड अपनाया, और उस मेथड का नाम था क्वालिटेटिव मेथड फॉर द क्रेडिट कंट्रोल, यानी साख नियंत्रण का गुणात्मक विधि। इस विधि के अनुसार आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम नहीं की जाती है। जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ मुद्रा की जो मात्रा है वो वही बनी रहेगी, ठीक है। मुद्रा की मात्रा वही बनी रहती है, बट ये जो मुद्रा की मात्रा अपर वर्ग में रहती है उसको घटा करके उसको लोअर वर्ग में कर दिया जाता है, ताकि इकोनॉमी की इनइक्वालिटी समाप्त हो जा सके, ताकि जो मनी थ्योरम है, मनी थ्योरम से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन होता है, उसका बेनिफिट लोअर क्लास भी ले सके। तो इकोनॉमी में क्वालिटेटिव मेथड ये करता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा तो उतना ही रहता, बैंक को पहले फ्री है कि चाहे जिसको लोन दो, वो सारा का सारा 100% लोन अपर वर्ग को दे दिया,
गरीब वर्ग को पूछ ही नहीं रहा है, भैया आपके पास रिटर्निंग पावर नहीं, हम नहीं देंगे लोन। तो अमीर वर्ग ही क्या डेवलप होगा क्या? तो इसलिए दूसरा मेथड हमारा हुआ और उस मेथड का नाम था चयनात्मक विधि। हम सेलेक्ट करेंगे, हम आपको फोर्स करेंगे, हम आपको बोलेंगे, हम आपको रूल्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि एक घर का बच्चा अगर बिगड़ जाए तो उससे पैसा छीन लेना सारा सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी रूल्स बनाना भी बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। उनके बिल्स को चेक करना भी सॉल्यूशंस होता है। वो कहां पे खर्च किया उन वस्तुओं को देखना भी सॉल्यूशंस हो सकता है कि ठीक है आपने बुक्स लाई, चलो दिखाओ कौन कौन सी बुक्स है, चलो हम देखते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट बुक्स। ठीक है, 10-20 रुपए का मार्जिन चल जाएगा, बट बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं चलेगा। आपको एक्सप्लेनेशन करना, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने कहां मनी खर्च किया है। तो आपके पास सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत बैंक क्या करता, आरबीआई हर जगह पर प्रतिबंध लगा देता है। सर बोलेगा आपकी आवाज कभी कभी क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा प्रॉब्लम है, देखते हैं। नहीं सर, उनका प्रॉब्लम है। क्लियर है आपकी आवाज। हाँ देखो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हाँ देख लो, मुझे नहीं लगता। तो सर आपकी आवाज क्लियर है, हाँ मुझे उसका नेटवर्क इशू है। हाँ, फिर से रिकनेक्ट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इकोनॉमी में जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल था, वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया कि हर बार पैसा ले लेना, हम अपने बच्चे को पैसा इस डर से ना दें कि वो बिगड़ जाएगा, तो फिर बच्चा बनेगा कैसे जब बिगड़ेगा नहीं तो। ठीक है, इस सॉल्यूशन, इस टेंशन में कि बच्चे को पैसा देने से बच्चा बिगड़ जाता है, तो यानी कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को पैसा नहीं देंगे तब, तो फिर बच्चे बनेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी पापा को पता नहीं कि यूपीएससी के एग्जाम में क्या आता है, कौन सी बुक खरीदनी होती है, उस डर से वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको तो विश्वास करना पड़ेगा इकोनॉमी में ना। तो उसी तरह आरबीआई कहती है कि हमको क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी से हम पूरी क्वांटिटी ऑफ द मनी निकाल लें, हम बैंकों से कह दें कि नहीं अपने पास रख लीजिए उसको सुरक्षित करके। उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गोल है हम उससे दूर हो जाएंगे। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल से हम दूर हो जाएंगे तो निश्चित है कि हमको समस्या आएगी। तो सबसे बेस्ट मेथड मैं इसको कहता हूं कि उन्होंने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड को अपनाया, और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड के अंतर्गत ये 6 मेथड यूज किए जाते हैं। एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, सच एज आपका टीजीटी पीजीटी चाहे नेट जेआरएफ हो, यही पूछे जाता है कि निम्न में से कौन सा आपके पास सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड है या कौन सा नहीं है। तो ये 6 आपको अच्छे से आने चाहिए। तो पहला आपका क्रेडिट सेलेक्टिव के अंतर्गत आता है क्रेडिट की राशनिंग करना, राशनिंग ऑफ द क्रेडिट। सेकंड है प्रत्यक्ष क्रिया, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन कभी कभी नाराज हो जाता है आरबीआई। तीसरा नैतिक अनुनय, ठीक है, निवेदन करता है आरबीआई। प्रचार का तरीका, लोगों से, बैंकों से कहता है, प्रचार करता है, लोगों बैंकों से कहता है कि आप कहिए कि स्टूडेंट आए, गरीब लोग आए, किसान आए, हमसे लोन ले जाए, हम लोग हैं, प्रचार करो, कैसे नहीं आएंगे वो लोग। ठीक है, उपभोक्ता के ऋण का विनिमय, उपभोक्ता को आप कंट्रोल करिए कि नहीं आपको ये वस्तु नहीं खरीदनी है, आप कंज्यूमर कमोडिटी के लिए लीजिए लोन, लेकिन उसमें भी लिमिट कर दीजिए कि नहीं आपको केवल ये लोन मिल पाएगा और इससे आप केवल ये वस्तुएं खरीद पाएंगे, सारी वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, ऋण सुरक्षा पर सीमांत आवश्यकताओं का विनिमयन, ठीक है, जो आपके पास ऋण सुरक्षा है तो ऋण सुरक्षा जो आपके पास लोन जाता है उसके सुरक्षा के लिए भी आपके पास रूल्स बनाए गए। तो इन पे चलिए मैं डिटेल आपके साथ एक्सप्लेनेशन करता हूं कि क्या है। सबसे पहले आती है राशनिंग ऑफ द क्रेडिट। राशनिंग ऑफ द क्रेडिट मीन्स होता है इस पद्धति के तहत प्रत्येक आवेदक को उपलब्ध राशि को सीमित करके क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, राशनिंग का मतलब होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए मुझे एक घर खरीदना है, 1 हाउस खरीदना है, ठीक है, मुझे घर पसंद आया है 10 लाख रुपए का, सपोज दैट, लेकिन बैंक अगर कहती है मैं सबको उसकी इच्छा के अनुसार लोन दे दूंगा तो इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। तो बैंक ने कहा मैं लिमिट कर रहा हूं, मैं राशनिंग कर रहा हूं,
हम आपको 6 लाख तक का ही लोन देंगे। देखो, राशनिंग कर दिया ना बैंक ने कि आपकी मर्जी का नहीं मिलेगा, बल्कि हम इकोनॉमी के अनुसार आपको लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो उपलब्ध राशि है, जो आपको कहता है कि जो अमाउंट आपने डिमांड किया वो अमाउंट बैंक नहीं देना चाहती, बल्कि वो अमाउंट जिससे इकोनॉमी को खतरा ना हो, वो अमाउंट वो आपको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, आपको देने के लिए तैयार होगी, अप्रूव्ड करेगी। तो सीमित करके उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। सपोज दैट आप बाइक लेने गए हो, मुझे 1.5 लाख वाली बाइक चाहिए, 1.5 लाख वाली बाइक के लिए लोन चाहिए। नो सॉरी, हम आपको 80,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। मतलब 80,000 का हम लोन देंगे, बाकी आप लगा लो। साख की राशनिंग और हम कर देंगे, चलो हम बाइक लोन 40,000 रुपए से हम ज्यादा देंगे ही नहीं। लो 40,000 हम लोन देंगे, बाकी 1.5 लाख आप लगाओ, 1 लाख आप लगाओ। तो आपके घर में जो मनी रखी है वो भी मनी तो इसमें लग जाएगी ना, तो आपकी डिमांड पावर कम हो जाएगी। तो साख की राशनिंग का मतलब होता है कि साख जब आप लोन लेने जाते हो सर हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। ये प्रॉब्लम सबको आ रही है। नो सर, क्लियर क्लियर है क्लियर सर। है आपकी बात। वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए जी, मेरे यहाँ डेटा भी सफिशिएंट है। यस सर, क्लियर है भाई, हाँ, क्लियर है देखिए आप सर। रिकनेक्ट करिए फिर से। तो ये पॉइंट अब क्लियर हो गया कि साख की राशनिंग का मतलब होता है कि जिस अमाउंट को आप लेना चाहते हो उस पे लिमिटेशंस लगा देना। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कभी कभी रुक रुक के आ रही, मतलब जैसे स्टॉप करके आ रही है। ये देखो, देखिए, आप में नेट का प्रॉब्लम होगा बाकी और सब हम लोग लोग को को आ रही है क्लियर ना। आवाज है। हाँ, देखो हम बताए ना, अगर सबको यस सर, हम लोग क्लियर है। हाँ, प्रॉब्लम सबको होती ना, सबको आती ना, एक दो लोग हो सकता है। आप रिकनेक्ट होइए बार बार, या आपके यहाँ नेटवर्क इशू आता है। मेरे यहाँ भी एयरटेल पे नहीं सिम चल पाती, तो 2 दिन मैंने शुरू में बच्चे परेशान थे, तो लेकिन मैंने सिम चेंज किया, फिर जियो काम किया, तो ऐसे हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। तो आप भी इसको देखिएगा, हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, क्रेडिट की राशनिंग के अंतर्गत लिमिट जारी कर दी जाती है, लिमिट लगा दी जाती है कि अगर आप इस पर्पज के लिए लोन लेते हो तो अप्लाई चाहे जितना करना है तो करने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बैंक लिमिट जारी करती है कि जितने का वो लोन मांग रहे हैं उससे हम 40% का ही लोन देंगे, हम उससे 30% का ही लोन जारी करेंगे, चाहे लेना हो लो या मत लो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उपलब्ध राशि को सीमित कर दिया जाता है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक कठोरता के समय उस पर किए गए आवासों की मांग पर प्रतिबंध लगाता है। नहीं, हम 10 भारत में मान लीजिए 100 लोगों ने होम लोन के लिए डिमांड किया, लिमिट लगा दी गई, केवल 50 लोगों को लोन दिया जाएगा। ये आपके पास कौन सा है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। जरूरी थोड़ा कि हम सबको दे दें, नहीं तो मनी फैल जाएगी, इकोनॉमी में डिमांड फैल जाएगी। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जितना लोन मांगा जाता उस लोन को देने से बैंक नकार देता है, लिमिट कर देता है। और लिमिट में यहां तक हो सकता है लिमिट कि नंबर ऑफ द जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको भी कम कर देती है। तो कई प्रकार की वो राशनिंग कर सकती है, चाहे वो राशनिंग अमाउंट की कर दे, चाहे नंबर ऑफ द लोन्स की कर दे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक और लिमिट लगा देती है। सेंट्रल बैंक ने बैंकों के कागजात को फिर से छूट देने से इंकार कर दिया। पहले लोन होता था घर बैठे लोन पाओ, ठीक है, मतलब कितना इजीली था लोन। योनो ऐप आपके पास चलता होगा, आपने कभी देखना, योनो ऐप में एक मैसेज आता है कि ये 3 स्टेप में केवल लोन पा जाइए। और मैं बताऊं वो 3 स्टेप में लोन मिलते भी हैं। घर बैठे 3 बार क्लिक कर दोगे, आप लोन पा जाओगे, तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे विदाउट पेपर। लेकिन आरबीआई ने कहा कि नहीं, इस तरह अगर लोन बंटने लगेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आरबीआई कभी भी जारी, अभी देखो योनो में ऐसे मिल जाता है लोन, लेकिन तुरंत आरबीआई ये भी गाइडलाइन जारी कर सकती कि नहीं, आप रोकिए, बिना पेपर के आपको लोन नहीं देना है, घर बैठे लोन आपको जारी नहीं करने हैं। तो कागजात से छूट देने से इंकार कर सकती, ये भी राशनिंग का मेथड है। कभी कभी हम एक काम करते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी दिखाई उस प्रॉपर्टी के आधार पर हम नहीं लोन देंगे,
उनके नंबर्स कम कर देना, जैसे हम खेतों पर लोन नहीं देंगे, हम आपके इस पर लोन नहीं देंगे, तो कुछ जस्टिफिकेशन रीजन कि हम केवल इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, ये भी राशनिंग का मेथड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स में एमबीए वालों को लोन मिल जाता है, बीटेक वालों को लोन मिल जाता है और सबसे ज्यादा मेडिकल वालों को लोन मिलता है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि बीए वाले ने लोन लिया हो, कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें राशनिंग है। अरे बीए वाला छोटा कोर्स है, कोई भी बच्चा कर लेगा, कहीं से कलेक्ट कर लेगा, 2 3 4 50 की फीस है, वो इकट्ठा हो जाएगी। बट मेडिकल की पढ़ाई करना एक डिफिकल्ट टास्क है, तो उन्होंने राशनिंग कर दिया कि मेडिकल सबसे पहला प्रेफरेंस, दूसरा बीटेक, तीसरा एमबीए, केवल इन 3 को प्रेफरेंस में रखो, बाकी का अमाउंट कम करो। तो ये राशनिंग के मेथड होते हैं। तो राशनिंग का कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, देयर आर द मेनी मेथड फॉर द राशनिंग। इट मे बी डिपेंड अपॉन कि वो लिमिट जारी करता है, कि पेपरलेस करता है, कि पेपर के साथ काम करता है, या किस प्रकार की राशनिंग करता है। इट इज डिपेंड अपॉन द बैंक पॉलिसी। आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो। मैं बताऊं, प्रेजेंट टाइम में योनो का ऐप चल रहा है, और योनो ऐप में ठीक हो सकता है आपके पास ना आए, मैसेज आते हैं लोगों के पास, ओनली 3 स्टेप में लोन पाइए, बाइक लोन पाइए, क्रेडिट कार्ड लोन पाइए, ठीक है। केवल 3-4 बार क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट पे अचानक पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्या है? पेपरलेस लोन है। ना बैंक से आपने बात किया, ना बैंक में आपने कोई कागज दिखाया, लेकिन वो बहुत अच्छे कस्टमर के साथ ऐसी पॉलिसी करता है। लेकिन बैंक अगर कह दे आरबीआई की नहीं, अब आपको इस तरह लोन नहीं देना, नहीं, लोग घर बैठे लोन खूब ले लेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा ईएमआई चलती है, मैंने देखा मोबाइल फोन पे भी ईएमआई है, लैपटॉप पे भी ईएमआई है, ठीक है। इसमें भी राशनिंग कर दे कि 100% मोबाइल फोन का ईएमआई हम कर देते। जैसे सपोज दैट आपके 20,000 का मोबाइल फोन है, हम आपकी 2-2 हजार रुपए की कितनी ईएमआई बना देते हैं? 2 साल की बना देते हैं। कुछ पैसा आपको नहीं देना, मोबाइल फोन ले जाओ। अब चलो साख की राशनिंग कर दी है, नहीं, आपको इसमें 5,000 रुपए देना पड़ेगा और 15,000 की हम ईएमआई बनेगी। ये राशनिंग मेथड है। बैंक ने डायरेक्ट मना कर दिया कि कम से कम 25% उसको कैश जमा करना पड़ेगा। बैंक कैश दे कि 50% आपको जमा करना पड़ेगा, लोगों की खर्च करने की पावर कम हो जाएगी। देखना आधे लोग लोन लेने नहीं आएंगे। अरे 50% तो पहले हम जुगाड़ कर लें। बाइक लेने जाओ, 1.5 लाख की बाइक है, 1,25,000 की बाइक है, आपसे कहते हैं 50% आपको कैश जमा करना पड़ेगा, आप नहीं लोन लेने जाओगे। 50% पहले तो हम कलेक्ट कर लें। लेकिन अगर वो बैंक ये कह देता कि फ्री में ले जाओ, हम आपकी किस्त बना देंगे, तो आप एडजस्ट करने लगो। चलो कितने किस्त बनेगी? 3 साल के ले लेते हैं, चलो एक काम करें 4,000 की बनती, 4,000 कर, कहीं से एडजस्ट किया जाएगा। तो आप लोन लेने के लिए तुरंत आ जाओगे मार्केट में। तो साख की राशनिंग का मतलब होता है कि द पॉलिसी जो बैंक चाहता है, बैंक अगर साख को फैलाना चाहता है, एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट करना चाहता है, तो वो कम से कम बैरियर्स को रखता है, कम से कम क्या होता है, प्रतिबंध जारी करता है। लेकिन अगर वो साख की राशनिंग के अंतर्गत लिमिटेशंस लगाता है, तो मतलब वो ज्यादा मनी नहीं फ्लो करने देना चाहता है। तो ये टॉपिक आपका हो जाता है साख की राशनिंग, ठीक है। तो साख की राशनिंग एक पर्टिकुलर मेथड पे काम नहीं करता है। देयर आर द मेनी मेथड्स फॉर द क्या होता है, बैरियर्स क्रिएट करने के। अब बैरियर्स एक कंज्यूमर के लिए चाहे जैसे क्रिएट कर दो, पेपर को लेकर के, लिमिटेशंस को लेकर के, आपके रहने को, एरिया को लेकर के, नहीं आप इस मोहल्ले में रहते, उस मोहल्ले का क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है, हम नहीं देंगे लोन। आपके गांव का एड्रेस पे हम नहीं देंगे, आपके शहर का एड्रेस होना चाहिए, आपके पास गारंटर नहीं, हम नहीं लोन देंगे। लो हम कितने बैरियर्स लगा दें, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ द राशनिंग होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये मेथड बहुत नीचे लेवल पे चला जाता है, बहुत ये कभी कभी मेथड ऊपर जा जाता है, बट इट विल बी डिपेंड अपॉन कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, मनी की, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, और बैंक उसी के अनुसार कदम उठाता है, ठीक है। कभी कभी बैंक पकड़ पकड़ के लोन देता है, कभी कभी क्या होता है, बैंक में आप चक्कर लगाते रहो, लोन नहीं मिलेगा। इट विल बी डिपेंड अपॉन द राशनिंग मेथड ऑफ द क्रेडिट, ओके। नाउ द नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्शन क्या है? कभी कभी आरबीआई कुछ पॉलिसी नहीं बदलती है। आरबीआई क्या करती है, टाइम टू टाइम सारे बैंकों को बुलाती है, एसबीआई बुलाई, पीएनबी बुलाई, बैंक ऑफ बड़ौदा बुलाई, सारे बैंकों को बुलाती है, उनके साथ एक मीटिंग करती है।
मीटिंग करती है, एक बताती है कि एक काम करिएगा, अर्थव्यवस्था की कंडीशन खराब है, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन लगातार दिख रहा है, आप लोन ज़्यादा मत बांटिएगा। ठीक है, फिर भी कुछ बैंक स्मार्टनेस दिखाते हैं और लोन खूब बांट देते हैं। अब आरबीआई नाराज क्या होता है? जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को कॉमर्शियल बैंक नहीं पालन करते, तो भाई नाराज होने वाली बात तो है ही है। तो सेंट्रल बैंक उन पर डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं। मम्मी पापा ने कहा था कि इस पैसे से बुक लेना और अपने दोस्तों को पार्टी दे दी। भाई अब एक्शन तो होगा ही होगा ना, कि माँ बाप बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे खेत में, मुझे खेत के लिए चाहिए था, लेकिन मैं आपको इलाहाबाद में पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, सपोज दैट। लेकिन अब आप इस तरह की एक्टिविटी करके आओगे तो नाराज होंगे, और इसके लिए सीधी कार्रवाई का सहारा लेते हैं, कार्रवाई सीधी करते हैं। इस पद्धति का उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से क्रेडिट नियंत्रण दोनों पर लागू करने के लिए किया जाता है। चाहे आप क्वालिटेटिव मेथड के अंतर हो, अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया है तो आपको, चाहे वो क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत बैंक रेट आरबीआई बढ़ा रही है और आप फिर भी दे रहे हो पैसे, ठीक है। आप क्या करते हो, लोन आरबीआई मना कर रही है कि ज्यादा लोन नहीं एक्सपेंशन करना, बिना पेपर के नहीं देना है, आपको जितनी प्रॉपर्टी दिखाई उसके 40% का लोन ही देना, आपने 60% का दे दिया। तो इस तरह के विधि को लागू करने के लिए आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है, और डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है आपके ऊपर पनिशमेंट लगा सकता है कि आप इतना हर्जाना दीजिए, और फिर भी अगर आप नहीं मानोगे तो आपका बैंक का लाइसेंस भी वो रद्द कर सकता है। तो इस प्रकार के मेथड को हम लोग डायरेक्ट एक्शन की कैटेगरी में लाते हैं, कि पहले तो वो बैंक वार्निंग भेजता है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो, आप हमारे देश की मौद्रिक नीतियों के अनुपालन में कार्य नहीं कर रहे हो, आपने उन लिमिटेशंस को तोड़ा है जो लिमिटेशंस मैं बार बार कहता हूं कि फॉलो करिए, लेकिन वार्निंग देने के बाद आप नहीं सुधरे हो। फिर बैंक क्या करता, दूसरे स्टेज पे आता, आप पे पनिशमेंट लगा देता, आप इतने लाख का जुर्माना भरिए। फिर भी आप नहीं सुधरे हो, फिर क्या करेगा, आपको तुरंत बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर देगा। तो ये आपका डायरेक्ट एक्शन की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जब कोई बैंक आपकी अर्थव्यवस्था में आरबीआई के जो उद्देश्यों के अनुरूप काम नहीं करता है। ठीक है, द बैंक विच इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग जब कोई बैंक नहीं काम करता है तो बैंक उसको डायरेक्ट एक्शन की एक्टिविटी के अंतर्गत ला लेता है, और इसे भी हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। कि आरबीआई ने अगर एक बार मीटिंग्स में बोल दिया, एक गाइडलाइन जारी कर दिया कि ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ द मनी नहीं करना है, इन्फ्लेशन अनकंट्रोल हो सकता है, तो आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। लेकिन नहीं, आपने तो अपने मनमानी रवैये से अब लोन देना चालू किए हैं पकड़ पकड़ के। आरबीआई कह रहा है कि इकोनॉमी की कंडीशन खराब हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, फिर भी आप मनी फैला रहे हो। तो आरबीआई आप पर एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है और डायरेक्ट एक्शन लेता, पहला वार्निंग स्टेज, दूसरा पनिशमेंट स्टेज, और तीसरा लाइसेंस समाप्त करना, यानी संवैधानिक इसके पास शक्ति है और आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उस पावर का यूज करती है। ठीक है, और ये क्या होता है कि वो चाहती है कि बैंक हमारे पास हमारे तरीके से काम करे, इसलिए आरबीआई इनको दिशा निर्देश दे करके पहले तो रुकती है। तो ये डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत आप जानोगे। नाउ द नेक्स्ट है नैतिक अनुनय, मोरल परसेशन। तो मोरलिटी में क्या आता है, कभी कभी आरबीआई बैठाती है सारे बैंकों को, फिर से मैं बता रहा हूं, आरबीआई बैठाती है, मीटिंग बुलाती सारे बैंकों को, बोलती है मान लीजिए सपोज दैट इंडिया है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, आप लोग केवल अमीर को लोन दे रहे हो, गरीब को नहीं दे रहे हो, कोशिश करिए कि अपने लोन का 30% 40% गरीब लोगों को चला जाए। ठीक है, कोशिश करिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, 10% लोन कम से कम उनको दे दीजिए, कम से कम 10% गांव में लोन दीजिए, आप केवल शहर के व्यक्तियों को दे रहे हो। लेकिन आपने इन सारे अनुनय विनय को नकार करके केवल 100% लोन उठा करके अमीरों को दे दिया है। ठीक है, तो अनुनय का मतलब होता है, मोरल परसेशन का मतलब यह होता है कि
आरबीआई आपसे रिक्वेस्ट भी करता है कि देश हित में कोशिश करिए, आपकी एक नैतिक दायित्व तो हो जाता कि ऐसा मत करिए। स्टूडेंट को भी दीजिए, जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो तभी आप लोन दीजिए। अच्छा क्वालिफाई किया, मेडिकल टॉप किया है, उसके पास नहीं है, रोड पे रहता है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा चेक करोगे, उसके रिजल्ट पे कोशिश करिए दीजिए आप कि रिजल्ट इतना बढ़िया लाया है। उस पर एक एफिडेविट लिखाइए, शपथ पत्र लिखाइए कि भाई मेडिकल क्वालिफाई करे हैं, उसके बाद जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो आपका धीरे धीरे लोन चुका देंगे। लेकिन नहीं, आपने तो क्या किया है, केवल उन बच्चों को पकड़ रहे हो जिनके पास अरबों रुपए हैं, प्रॉपर्टी दिखा दिखा के लोन ले रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी दिखा के अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और गरीब बच्चे जो टॉप कर रहे हैं उनको आपके पास लोन नहीं, तो ये देश की स्थिति खराब हो जाएगी। आप टैलेंट को सम्मान करिए ना, आप गरीब को सम्मान करिए, किसानों को लोन दीजिए, जिनके पास लिखना नहीं आता वो बेचारे हाथ जोड़े आपके सामने खड़े रहते हैं। लेकिन यह नैतिक अनुनय आरबीआई करता है कि देश हित में कुछ काम करिए। हर चीज के लिए मैं आपको गाइडलाइन नहीं जारी कर सकता हूं। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होगे, कभी पढ़े होगे, कभी पढ़ लेना। मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व वो संविधान कहता है कि ये चीजें आपको देश हित में करना चाहिए। कभी पढ़ना नीति निर्देशक तत्व। जबकि मूल अधिकार के संदर्भ में कहता है कि आपका अधिकार है, अगर ये अधिकार ना मिले तो आप कोर्ट चले जाना। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में कभी नहीं वो कहता कि आप कोर्ट में चले जाना। जैसे पेड़ लगाना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्व है, नहीं लगाओगे आपको कोई नहीं बोलेगा। जानवरों पर हिंसा ना करना, ये नीति निर्देशक तत्व है। अगर आप हिंसा करते हो तो आपको गोली नहीं मार दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा कि ऐसे नहीं किया जाता है। जनगण मन का सम्मान करना, जहां पे बज रहा हो, लेकिन आप एटीट्यूड में चले जा रहे हो, बजने दो। तो इनके पीछे कोर्ट नहीं है, बल्कि आपका एक नैतिक दायित्व तो है कि हम इस देश के निवासी हैं और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सेक्शन से पढ़िएगा, 51 तक नीति निर्देशक तत्व वाला चैप्टर हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, मेरा कहना है। आपके इस दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उनको आप देखिए, समझिए। नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्यों को जरूर पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा। मूल अधिकार तो सब जानते होगे, हमारा ये अधिकार है, हमारा दिस इज माई राइट्स, तुरंत बोल देते हो। लेकिन कभी बोले हो कि दिस इज द मोरलिटी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व में लिखा, देखिएगा जाके आप। लेकिन कभी आपने पालन किया? उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को बैठ के समझाता है कि नैतिक रूप से आपको अर्थव्यवस्था के लिए सक्रिय भागीदार बनना है, अर्थव्यवस्था में दिए गए निर्देश के अनुरूप आपको काम करना है, समाज में इनइक्वालिटी ना आने पाए, समाज का वो वर्ग जो बिखरने ना पाए। कोशिश करिएगा कि ये फाइनेंस सिस्टम मेंटेन रहे। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस एक बार हुआ तो हम सब डूब जाएंगे। तो ये नैतिक अनुनय करता है, कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तब जब नैतिक अनुनय आप नहीं मानते हो, तब वो प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन वाली कैटेगरी में आ जाता है, फिर वो रौद्र रूप रखता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले नैतिक अनुनय, फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन मोड में आ जाता है कि नहीं, अब आप नहीं मानोगे, बहुत हम आपसे अनुनय विनय कर लिए, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, हर जगह हम बैंक रेट पॉलिसी थोड़ा लगाएंगे, कुछ चीजें आप समझो बात को। ठीक है, अगला है प्रचार का तरीका। प्रचार का तरीका क्या है? मेथड ऑफ पब्लिसिटी। मेथड ऑफ पब्लिसिटी का मतलब होता है कभी कभी कुछ चीजों को हमको जानकारी नहीं होती है। ठीक है, सपोज दैट स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए भी लोन दे रही है कि चाइनीज क्ले लाइए। ठीक है, आप एक स्पेशल मिट्टी लाइए, उससे ऐसे बर्तन बनाइए जो यूनिक हो। कुछ ट्रेनिंग आप करिए, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सेंटर्स खोलिए। तो इसका प्रचार करती कि आप इस मद के लिए भी आप आइए, हमसे लोन ले सकते हैं। आपको नहीं पता होता कई चीजें। किसानों को कई मदों के लिए लोन मिलता है, जैसे मधुमक्खी पालन की आप हमसे ट्रेनिंग करिए। आप क्लासिकल एग्रीकल्चर छोड़िए ना, छोड़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि उसको क्लासिकल करते रहिए, बट उसी के साथ अगर हम सरसों के खेत में मधुमक्खी के बॉक्स लगा दे तो क्या बुरा है? लो, बी आपके पास क्या हो, मधुमक्खी पालन हो गया,
और सरसों के खेत में सबसे ज्यादा मधुमक्खी रह सकती हैं। लेकिन मुझे कोई बताए तो कि आम की बाग का हम भी फार्मिंग कर सकते हैं, इसके साथ और क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या प्लान है। जैसे आपके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनका प्रचार करती है मेथड ऑफ द पब्लिसिटी से, और उसके आधार पर क्या करती है, आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है ताकि लोगों की जागरूकता बनी रहे। तो लोगों की जागरूकता बनाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मार्जिनल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब लोग होते हैं, इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अभाव होता है। इनको पता ही नहीं होता कि सिविल सर्विस के लिए कौन सी किताब पढ़ें, इनको पता ही नहीं होता कि ये वाला फॉर्म कब आया था, इनको पता ही नहीं होता कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, अभी मेरा कल फ्रेंड स्टेटस में लगाया था, प्रियंकर करके मोहंती है, ही इज फ्रॉम द बेंगलोर, तो वो भी टूरिज्म इकोनॉमिक्स का, टूरिज्म इकोनॉमिक्स, तो उसके कल 4 स्टूडेंटों ने ऑक्सफोर्ड में इंटरव्यू दिया था, तो 4 स्टूडेंट की फोटो लगाया था, माई ब्रिलियंट स्टूडेंट करके। अब आपको बड़ा सरप्राइज, अच्छा ऑक्सफोर्ड में भी चले गए। जो चारों स्टूडेंट थे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, चारों स्कॉलरशिप बेस पे गए हैं। अब आप कहोगे अरे सर ये तो कैसे हुआ, हमको पता नहीं। दिस इज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आधी चीजें आप कर सकते हो, यू कैन डू, बट आपको इंफॉर्मेशन नहीं है टाइम पे। अच्छा ये लोन भी हमको मिल जाता है, अच्छा ये लोन माफ भी हो जाता है, पता ही नहीं हमको। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है? फिर से शुरू में आ जाइए, इस सेक्टर के पास, ये जो 2 वर्ग है मैंने शुरू में बताया था, इन 2 वर्गों के पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। मिडिल क्लास एंड वीकर सेक्शन, ये केवल अपने दाल चावल रोटी से ही मतलब रहता है, इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं स्ट्रांग होती है। और आप लोग भी मोबाइल फ़ोन यूज करते हो, और 90% मोबाइल फ़ोन केवल सोशल मीडिया में फेक न्यूज का शिकार होता है। फेक न्यूज, जिसको हम लोग मैनिपुलेटेड न्यूज कहते हैं, और जो आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने वाला न्यूज होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, टाइम वेस्टिंग ऐप हैं सारे, और उन पे आप काम करते हो। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन अपर क्लास जो होता है, ये इंफॉर्मेशन से युक्त होता है। कब कहाँ का फॉर्म आ रहा है, इनके चाचा ताऊ को वहाँ पे हैं, उन्होंने तुरंत स्कॉलरशिप का बताया, स्कॉलरशिप में आधे चले गए। अमीषा पटेल का नाम बड़ा सुना होगा आपने, जेएनयू गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिक्स से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, आपके अमीषा पटेल। तो ऐसे भी हमारे पास टैलेंट है। तो इसीलिए बैंक क्या करता है, बैंक प्रचार का तरीका अपनाता है। देखे होगे गांव गांव में होता है, माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आप इसका ले सकते हैं लोन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आप इसका लोन ले सकते हैं, लेकिन हम कहीं जाते ही नहीं बैंक के पास। तो बैंक बड़ा परेशान रहता कि इवन मैंने कितना पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया, न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे, दीवालों को रंगाई पुताई कर दिया, बैंक में पंपलेट्स पाके गांव गांव हमारी टीम गई, लेकिन कोई लोन लेने को आया ही नहीं आगे। वहीं व्यापारी वर्ग दौड़ के पहुंच जाता, 50 लाख का लोन है, चलो 1 करोड़ का और दे दो। तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारे पास क्या होता कि इसीलिए हमारे पास इकोनॉमी में इनइक्वालिटी दिखाई पड़ती है। आरबीआई इनको गाइडलाइन करती क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत कि समाज का अगर एक वर्ग सबसे ज्यादा मनी का यूज कर रहा है, तो दूसरा वर्ग क्यों नहीं कर रहा है, और उस सूचना को भी प्रॉपर उन तक पहुंचाई जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि लोन नुकसानदायक नहीं होता है। अगर आप एक कार खरीद रहे हो लोन पे, और उससे आप टैक्सी में चला रहे हो, तो टैक्सी से अगर आपने 1 लाख का लोन लिया और 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो क्या बुरा है, 50,000 आप पा रहे हो। एक किसी गांव के बंदे को जो ड्राइविंग करता है उसको लगा दिए कि लीजिए हम लोन लेकर के कार खरीद दिए हैं, और इस कार को आप चलाइए, इससे हमको इतना दे दिया करिए। तो ये बैंक चाहता है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आपका मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी आए और इन बैंक के क्रेडिट्स का प्रयोग करे, ताकि एक ही वर्ग इन क्रेडिट का प्रयोग ना कर सके। ठीक है, लोन लेना हो सकता है गांव में हम लोग बुरा मानते हैं, लेकिन चाहे जितना बड़ा पूंजीपति हो, बिना लोन के उनका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, पता कर लेना। ठीक है, तो ये आपके पास पब्लिसिटी होती है, और ये इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट।
कंज्यूमर्स क्रेडिट का मतलब होता है इस मेथड के अंतर्गत कंज्यूमर को थोड़ी मात्रा में क्रेडिट दिया जाता है और ये अवधि 18 महीने के लिए तय की जाती है। नतीजन इस सीमा में क्रेडिट निर्माण का विस्तार हुआ और इस पद्धति को मूल रूप से यूएसए द्वारा एक सुरक्षात्मक और रक्षात्मक उपाय के रूप में अपनाया। इसके बाद विभिन्न देशों द्वारा इसे अपनाया गया। तो इसमें उपभोक्ता ऋण विनिमय रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें अल्पकाल के ऋण का प्रावधान किया गया कि आप थोड़े, अभी तक प्रावधान था कि कम से कम 4 साल का लोन लो, 5 साल का। कंज्यूमर कहता था मैं इतना लंबा लोन लेके करूंगा क्या, तो इसीलिए ये अल्पकालिक लोन जारी किए गए और इनको कम ब्याज पे चालू किया गया कि 18 महीने के लिए आप ये लोन ले लीजिए। और एक और देखा होगा क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है। क्रेडिट कार्ड में जो आपका 1 महीने का लोन होता है, 1 महीने का जो एक्सपेंडिचर होता है वो फ्री होता है कि 1 महीना अगर आपका अगला महीना समाप्त न होने पाए उसके पहले अगर आप उसमें भर दोगे तो आपका नहीं खर्च होगा, कटेगा। तो इस प्रकार कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए, कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद को प्रमोट करने के लिए इस मेथड का प्रयोग में लाया गया और यह भी एक प्रकार का क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में, ताकि उपभोक्ता केवल व्यापारी वर्ग मनी का प्रयोग ना करे, उपभोक्ता वर्ग भी मनी का प्रयोग कर सके। अगला है चेंजेस इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी लोन्स। ठीक है, सुरक्षा ऋण पर सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। इस प्रणाली का ज्यादातर उपयोग यूएसए में अनुसरण किया जाता है। इस प्रणाली के तहत फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को स्टॉक एक्सचेंज अटकलों के लिए ऋण के अत्यधिक उपयोग को रोकने के उद्देश्य से मार्जिन आवश्यकताओं को संरक्षित रखने के लिए सख्त दी गई। लोग क्या करते थे, अमेरिका में लोन लेते थे और स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में लगाने के बाद क्या होता है कि आप जानते हो स्टॉक मार्केट आज चढ़ता है कल उतर जाता है, तो जैसे ये पैसा कमाए फिर वापस भर देते थे। तो इन लोनों में मार्जिन की नहीं, अगर आप एक बार लोन लोगे स्टॉक मार्केट में लगाओगे पुनः जमा करोगे तो आपको ज्यादा मार्जिन डिडक्ट की जाएगी, यानी चार्जेस ज्यादा लगेंगी। नहीं तो लोग आज निकालते थे, कल लगाए पैसा कमाए फिर बैंक में जाके तुरंत जमा कर दिए। तो इस प्रकार क्या हुआ, चेंज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज लोन। तो इस पे जो आपका जो मेथड है इसे भी हम लोग सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत रखते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, अभी मैंने देखो पढ़ रहा था मैं किसका था कंट्री का, कि अमेरिका में जो बैंक की लोन ब्याज दरें हैं वो 2.5 से लेकर के 3% है। कितना? 2.5 से लेकर 3% है। जो यहां से भारतीय गए, देखो भारतीयों का दिमाग देखो हर जगह लगा देते हैं, वहां से अमेरिका से लोन लिए 3% पे, और भारत में एफडी पर कितना पैसा फी ओ है ब्याज 7%, यहां पे आके जमा कर दिए। लो 4% हम केवल उधर से लोन लाए और इधर सबमिट कर दिए, 4% कमा दिए। फिर इस पर आरबीआई वहां पे यहाँ पे फेडरल रिजर्व सिस्टम को बनाना पड़ा रूल्स कि नहीं आप यहां से पैसा निकाल करके किसी अन्य कंट्री में नहीं डिपॉजिट कर सकते हो जा करके। तो बहुत ज्यादा ऐसे हमारे पास जो कंज्यूमर के लिए रूल्स बनाए गए, तो ये बनाए गए क्योंकि लोग एक जगह से पैसा निकालते थे दूसरी जगह लगाते थे। अब आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि लोन लो, अगर इंस्टेंट लोन मिलता है, स्टॉक मार्केट का अच्छा जानकारी, स्टॉक मार्केट में लगाओ, 4-5-10 दिन में कमाओ, कमाने के बाद जब दुगना पैसा हो जाए, ठीक है, कभी कभी मैं बताऊं 80% केस में डूब भी जाता पैसा, ठीक है, उससे क्या होता है कि इसमें फिर से जमा कर देंगे। तो जो एक्सपर्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के वो काम करते हैं, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस जन्म हो सकते हैं। इसलिए इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया कि जो मार्जिन है 10%, 20%, 30% वो हम ज्यादा कर दिए। परिणाम स्वरूप आप जो इंस्टेंट पैसा लेते थे और लगाते थे वो हतोत्साहित हो गए। तो ये भी एक प्रकार का क्रेडिट कंट्रोल है जो अंडर में आता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो मैंने 6 मेथड आपके साथ डिस्कस किए। ये 6 मेथड हैं जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मनी का अमाउंट इकोनॉमी में कम नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के फ्लो की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है, और डायरेक्शन चेंज करने से हमारे इकोनॉमी में मनी कंट्रोल हो जाता है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा।